बच्चों का काफी सारा है कि सर हाउस प्रॉपर्टी आप रिवीजन करा तो रहे हैं, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में चॉइस आएगा, तो इसमें से एक करें। हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में से जो बच्चे कह रहे हैं एक करें, वो बच्चे जो कि अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो एक ही करें, और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो दोनों करके जाएं। मैंने कहा 100 में से 90% तक आपका दोनों में चॉइस आएगा, 10% ऐसा है जिसमें चॉइस आने के चांसेस नहीं है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीजें आपको जो समझना है, कुछ चीजें बातों को, कि सर जो आपका रेंट होगा, मान लेते हैं आपका जो घर है, इस घर से जो आपका रेंट आएगा, किराया आएगा, उस रेंट के ऊपर जो इनकम होगा, जो रेंटल इनकम है, इस इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर कंसीडर करने वाले हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर कंसीडर करेंगे। लेकिन एक ऐसा भी बिजनेसमैन हो सकता है जिसका सिर्फ रेंट ही, जैसे पीजी का जो काम करते हैं उनका सिर्फ रेंट ही आता है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, उसके पीजीबीपी में जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मेरे 2 मकान है, 3 मकान है, वहां से मेरा रेंटल इनकम आता है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर कंसीडर कर लिया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा। सर इजी कौन सा है? डेफिनेटली इजी आपका हाउस प्रॉपर्टी ही रहने वाला है, कंसीडर कर लिया जाएगा। तो आज हम सीख रहे हैं इस रेंट की इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन एक जरूरी है कि आप इस घर के ऑनर होगे, तभी ये आपकी इनकम कंसीडर किया जाएगा। अगर इस घर के आप ऑनर नहीं हो और आपको रेंटल इनकम मिल रहा है तो ये आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आपको ऑनर होना बहुत जरूरी है किसी घर के लिए। आप 2 तरीके के, इसमें से थ्योरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका थ्योरी आएगा। आपका थ्योरी मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है ना। एक तो नॉर्मल ओनर है, भैया मैं अपने मकान का मालिक हूं तो मैं नॉर्मल ओनर हूं, तो मेरा जो रेंटल इनकम है, कई बार आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होता, आप ओनर नहीं होते, तब भी आप पे टैक्सेबल हो जाता है। ये कुछ 6 केसेस हैं, ये 6 केसेस अप्लाई होते हैं जिसके अंदर ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर आपने अपनी वाइफ को कोई भी घर दे दिया और कोई कंसीडरेशन नहीं लिया तो भी घर आपके नाम पे नहीं होते हुए भी आपके नाम पे माना जाएगा और आपसे टैक्सेबल लिया जाएगा। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, अपने बच्चे के नाम पे अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है तो ऐसे सिचुएशन में वो बच्चे की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो प्रॉपर्टी आपकी ही मानी जाएगी, आप ही ऑनर हो और आपको ही टैक्स देना होगा उस रेंटल इनकम पे। होल्डर इंपेरिटिबल स्टेट, अगर कोई ऐसा घर है जिसका आप टेक केयर कर रहे हो, उसका कोई ऑनर है ही नहीं लेकिन सारी चीजें आप ही देख रहे हो, भले ही प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, तो आप ही को लीगल ऑनर मान के उस रेंटल इनकम पे आपसे ही हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल करा जाएगा। पर्सन इन पोजीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने मान लिया जाए कि आपके पास कोई पोजीशन है उस प्रॉपर्टी को राइट रिकवर करने का, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, तब भी आप ही माने जाओगे। अगर लीज पे दे रखा है, वो 12 साल से ज्यादा के लीज पे है अगर आपका, तो ऐसे सिचुएशन में आप माना जाओगे। कहता है कि पोसेशन हैविंग राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन नॉट लेस देन 12 मंथ, मतलब 12 साल से कम नहीं है, उससे ज्यादा है, तब भी आप ऑनर माने जाओगे। तो ये खैर थ्योरी का है। रेगुलर क्लास के अंदर मैंने बड़े अच्छे से एक क्लास, मेरे ख्याल 2 क्लास लग गया था इसके अंदर, सेक्शन 27 डीम्ड ऑनर थ्योरी में आएगा। अब बच्चे पूछते हैं थ्योरी, मैंने रेगुलर क्लास, जो बच्चे अगर नहीं देख पाए हैं तो वो रेगुलर क्लास में जाएंगे, सिर्फ ये डीम्ड ऑनर देख लेंगे और उसमें विद एग्जांपल बहुत सारे कराए हुए हैं। ठीक है ना। आ जाइए सर, अब देखते हैं सर, हम सीखेंगे सबसे पहले, जब हम सीखते हैं ना, क्या सीखते हैं सर, हम सीखते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या चीजें ज्यादा जरूरी है वो देख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमें कुछ वर्ड सीखना है। सबसे पहले एक सीखना है हमें म्युनिसिपल वैल्यू। तो सर म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू होता है मकान का किराया जो अंदाजा लगाएगा एमसीडी डिपार्टमेंट। एमसीडी डिपार्टमेंट वाले आपके मकान का किराए का जो अंदाजा लगाएंगे उसको क्या बोला जाएगा? म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट क्या होता है? आपके पड़ोस के आस पड़ोस के लोगों को देखकर जो अंदाजा लगाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? फेयर रेंट बोलेंगे। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जो कोर्ट के अंदर फैसला किया जाता है, आपका रेंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ भाई, आपने ठीक सुना, कई बार ऐसा होता है कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है इससे ज्यादा रेंट नहीं होता क्या, लेकिन ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता। अब मान लो आपको किराए पे मकान चाहिए और वो मकान आपको बिजनेस के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए। मकान मालिक कहता है कि भाई मैं इसका किराया 10,000 लूंगा, और आप कोर्ट का पेपर लेके जाओ और बोलो भाई इसके रूल के हिसाब से तो इसका 6,000 होना चाहिए, तो 6,000 लो। आप बोलेगा मत भाई, तुम्हें नहीं देंगे हम किराए पे, वो तो सीधा ही बोलेगा।
तो ये है रूल बनाया हुआ है कि स्टैंडर्ड रेंट, जिसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक केस भी था, शीला कौशिक का एक केस है जिसका मैं केस स्टडी में डिस्कस करूंगा, दिल्ली का ही केस है। आगे कहते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो आप पेमेंट करते हो उसको एक्चुअल रेंट कहते हैं। तो फटाफट से फिर देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू जो एमसीडी वाले डिसाइड करते हैं, फेयर रेंट जो आस पड़ोस वाले करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट जो कोर्ट डिसाइड करता है, उसके बाद एक्चुअल रेंट। हम नॉर्मली जब करते हैं तो इन दोनों में से हमें कंसीडर क्या करना होता है सर, हायर, और इसमें से कंसीडर क्या करना होता है सर, लोअर। और जो ये वैल्यू आता है उसको क्या नाम देते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। और इसमें से नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं हायर, जो कि बनता है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे दैट इज जीएवी। अभी हम एनुअल वैल्यू निकाल रहे हैं लेकिन पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, ये रहा आपका कैलकुलेशन और सॉल्यूशन का मैंने यहां पे लिख दिया है। क्या होगा सर, पहले आपका एमवी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से क्या लोगे आप, हायर। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड रेंट और इसमें से जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा लोअर। मैं भी कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, उसके हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद जो आंसर रिजल्ट निकल के आएगा लोअर, उस लोअर को हम पता है क्या बोलेंगे, उस लोअर को हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट और ARRR क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल। इन दोनों में से अक्सर देखा जाएगा हमारा हायर, H मतलब हायर। वही जो हायर होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज जीएवी। जीएवी में से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है ये भी देख लेंगे। फिर जब म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा एनएवी, जिसको हम बोल रहे हैं एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। इसका मतलब आपका ये वो रेंट हो गया जिसके ऊपर सरकार को टैक्स देना है। यानी ऐसा नहीं कि आपको जितना किराया आ रहा है आप उस पर टैक्स दे दोगे सर, क्योंकि आप झूठ भी बोल सकते हो। तो इस सिचुएशन में सरकार क्या करती है, कुछ रूल्स लगाती है, उस रूल्स के हिसाब से निकालती है, तो इस पे आपको टैक्स देना है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है इसके अंदर हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे, तब दे देना आप। इसके ऊपर सबसे पहले 24A लगेगा 30%। मान लो अगर ये 100 रुपए है तो सीधा आपको 30 रुपए माइनस करने देना पड़ेगा। सर 24A क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है सर, आपको गवर्नमेंट आपके मकान में पूरे साल जो खर्चे करता है मकान मालिक, रिपेयर में, व्हाइट वॉश में, इस सब चीजों में, उन सभी के लिए 30% आपको माफ कर देते हैं आपका रेंटल इनकम में। कि जो माना जाता है कि जो आपने रेंटल इनकम कमाया है उस रेंटल इनकम का 30% आपका तो खर्च ही हो जाता है किराएदार के इस टूट फूट पे, ये मान लिया जाता है। लेकिन किसी का खर्च नहीं भी हो रहा हो तब भी वो माइनस करेगा, और किसी का ज्यादा खर्च हो रहा है तब भी वो कितना माइनस करेगा, मैक्सिमम 30% माइनस करेगा। इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन, अगर आपने घर को बनवाया है या घर को लिया है लोन लेके, तो उस पर जो ब्याज जा रहा है वो भी एक तरीके का खर्चा है, तो उसको माइनस करने के लिए आपको 24B में इंटरेस्ट का दिया जाएगा। अब ये जो इनकम आएगा ये टैक्सेबल, इसके ऊपर आपको अब स्लैब रेट लगा के इसके ऊपर टैक्स देना है। तो ये हो गया हमारा टैक्स। रिवीजन क्लास कंटेंट में डालोगे ना, हाँ बिल्कुल मानवी, रिवीजन क्लास जितनी है लाइव कंटेंट हर जगह मिल जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं सर, आगे हम पढ़ते हैं इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स। ध्यान रखिएगा मैं रिवीजन क्लास बोल रहा हूं, और मैं अगेन कहता हूं कि जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं, मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं वीडियो, तो यूट्यूब वाले बच्चों ने अगर पहले से कर रखा है और फिर इस क्लास को देख रहे हैं, 1 घंटे में अगर मैं रिवाइज करा रहा हूं तो उनके लिए बहुत अच्छा एक रिफ्रेश हो जाएगा, सारी चीजें रिकॉल हो जाएगा, एग्जाम से पहले हेल्प मिलेगा। अब जो बच्चे अभी मेरे से पेड कोर्स में हैं और वो अभी देख रहे हैं, तो शायद रिवीजन में बड़ी सारी चीजें आपको क्लियर ना हो, अगर तो मैंने हर टॉपिक का डिटेल वीडियो बनाया है। सपोज करो मैं म्युनिसिपल टैक्स अब पढ़ाने वाला हूं, इसमें समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो एक आधे घंटे की अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, उसको जाके देख लीजिए, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है पूरी रिवीजन क्लासेस देखिए, जो टॉपिक खत्म नहीं हुआ वो रेगुलर कोर्स में से जाके आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपका क्या है सर, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है कि हमें सरकार को टैक्स देना होता है। सर क्यों देते हैं हम सरकार को टैक्स, ये वाला तो टैक्स दे ही रहे हैं। ये टैक्स दिया जाता है कि आपको बेनिफिट सरकार क्या देती है, आपके नाले हो गए, आपके रोड हो गए, आपको पार्क मिल रहे हैं, ये सब जो बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, इसके बदले आपसे सरकार टैक्स लेती है, उसको बोला जाता है म्युनिसिपल टैक्स। तो जब आप टैक्स ये वाला पेमेंट कर रहे हो तो सरकार बोलती है आप डबल टैक्स क्यों दे रहे हो, हाँ रेंट पे भी टैक्स दे रहे हो और एक अलग से उसका भी टैक्स दे रहे हो, तो ये वाला टैक्स आप माइनस करके बैलेंस पे टैक्स देना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स को एक जो ग्रॉस वैल्यू निकलता है जीएवी, उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स। आपने अगर तो बाकी का जो बच गया बैलेंस एनएवी, सरकार बोलती है इस इनकम पे टैक्स दोगे 30% माइनस करने के बाद। लेकिन सर म्युनिसिपल टैक्स माइनस भी करना एक चैलेंज है, ये कब माइनस कर सकते हो, इसके कुछ रूल्स है। पहला,
अगर पेमेंट ऑनर करता है, यानी मैं मकान मालिक हूं, मैं ही पेमेंट करूंगा, तो अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन। एक्चुअल पेड बेसिस पे होगा। पेड बेसिस का मतलब है जितना पैसा आप पेड करोगे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, आईटीआर फाइल करने से पहले उतना आपको माइनस करने दिया जाएगा। सपोज करो आप 10 साल का एक बार म्युनिसिपल टैक्स पेड करना चाहते हो, तो 10 साल का जितना भी पेड आपने किया है वो सारा का सारा माइनस करना अलाउड कर दिया जाएगा, लेकिन ऑनर। लेकिन अगर टेनेंट आपका किराएदार, टेनेंट मतलब किराएदार अगर पेमेंट करता है तो नहीं होगा। आजकल के मकान मालिक जैसे बहुत हैरेस करते हैं कई बार कि भाई बिजली का बिल भी तुम्हें देना है, पानी का बिल भी तुम्हें देना है, हाउस टैक्स भी तुम्हें देना है, म्युनिसिपल टैक्स भी तुम्हें ही देना है, तुम समझो। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे बस रेंट दे दो, तो जो मैं रेंट लूंगा उसमें से म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होगा, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स कौन पेड कर रहा है? मेरा किराएदार पेड कर रहा है, तो वो अलाउड नहीं होगा। तो सिंपल सा रूल है, मकान मालिक पेड करेगा अलाउड, किराएदार पेड करेगा नॉट अलाउड। जितना पेड करेगा उतना अलाउड। अगर मैंने कहा म्युनिसिपल टैक्स ड्यू हो गया 5,000 बट नहीं पे किया है, तो उसे अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये म्युनिसिपल टैक्स का हमें कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं सर 24B। इसके बाद इंटरेस्ट भी आपको माइनस करने दिया जाता है। इंटरेस्ट, अब इसको मैं दो पार्ट में लेके चलूंगा, एक प्री कंस्ट्रक्शन होता है, एक नॉर्मल। अभी नॉर्मल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। आपने घर लिया, एक घर लिया और इस घर को रेंट पे दिया, लेकिन रेंट से तो पैसा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है आपको रेंट लेने में, लेकिन भैया इसको जो आपने लोन पे लिया, इस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना तो है, तो इसका भी गवर्नमेंट आपको क्या करती है? डिडक्शन दे देती है अंडर सेक्शन 24B के अंदर। 24B के अंदर डिडक्शन आपको मिल जाता है। ये 24B है, 24B स्मॉल में लिखना है आपको, ठीक है। डिडक्शन मिल जाता है 24B में। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब क्या है सर? लोन। अब सर ये लोन कहां से होना चाहिए? लोन आप बैंक से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, यहां से लोन ले सकते हो। क्या सर इसका डिडक्शन कितना मिलेगा? वही देखते हैं, आइए। अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आप खुद ही रह रहे हो, तो उस केस में आपका एनएवी हमेशा 0 होगा। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। यानी आपने लोन पे घर लिया और आप खुद ही रह रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में या तो आपने लोन लिया होगा फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, या फिर आपने लिया होगा कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज के लिए। तो अगर आपने रिपेयर के लिए लिया है, तो अब यहां पे दिक्कत आ जाती है कि 1999 1994 से पहले इसका रूल अलग था, 1994 के बाद इसके रूल अलग हैं। तो अगर कोई लोन चला आ रहा है और उस लोन को आपने लिया है 1994 से पहले, क्योंकि हाउस लोन जो होते हैं ना वो 40-40, 30-30 साल के होते हैं, अगर आपको पता हो। सॉरी 1999, मैंने 4 बोल दिया, 1999, 1999। तो लोन, हाउस लोन लेने जाओगे ना, आप बोलोगे 1 साल का हाउस लोन, तो बोलेगा नहीं मिलेगा। 15 साल, 20 साल, 40 साल ऐसे मिलते हैं हाउस लोन। तो हो सकता है भाई 25 साल पहले किसी ने लोन लिया हो। तो अगर किसी ने लोन ले रखा है तो वो 24B में मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले पाएगा भाई? 30,000 ही ले पाएगा। किस केस में? अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और आफ्टर लेता है रिपेयर के केस में, तब भी भाई 30,000 होगा। यानी अगर आप मकान को रिपेयर कराने के लिए लोन लेते हो, तो आपने कभी भी लोन लिया हो तो आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 30,000। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ये मत भूलना आप। किस केस में? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। अगर कंस्ट्रक्शन और परचेज के केस में अगर बिफोर लिया होगा तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना है सर? 30,000 रुपए है। और उसके बाद में मैक्सिमम डिडक्शन को कर दिया गया 2 लाख रुपए। लेकिन घर क्या होना चाहिए आपका? सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और मेरा 2020 में मैंने लोन लिया और मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसका ब्याज मेरा 3 लाख रुपए जा रहा है, तो मैं 3 लाख माइनस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कितना माइनस करूंगा? 2 लाख ही माइनस कर पाऊंगा, मैक्सिमम है ये। लेकिन अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और मैंने लोन लिया था 1990 में और अब इंटरेस्ट जा रहा है उसका 45,000 रुपए, तो मैं 45 भी माइनस नहीं कर सकता। कितना कर पाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ 30,000, क्योंकि आपका लोन टेकन डेट जो है वो 1999 से पहले का है। एक चीज आपको कुछ बातें याद रखनी है, वो मैं बता दूंगा। अगर लेट आउट है तब तो आपको चिंता ही नहीं है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। लेट आउट में आपने 99 से पहले लिया हो, 99 के बाद लिया हो, रिपेयर के लिए लिया हो, किसी के लिया हो, कोई मतलब नहीं है। जितना ब्याज है सारा आप माइनस कर लीजिए अंडर सेक्शन 24B के अंडर। यहां पे कोई चक्कर ही नहीं है। ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों के अंदर ये अलाउड है। लेकिन मजे की बात बताऊं, न्यू रिजिम में आपको ये अलाउड नहीं है। अगर आपका न्यू है, अगर नए टैक्स में जाओगे तो आपको अलाउड ही नहीं है। मैंने लोन लिया और लोन लेके मैं घर बनवा रहा हूं, ब्याज मेरा जा रहा है, पैसा और ब्याज जा रहा है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है और मैंने टैक्स भरा एज पर न्यू रिजिम, तो मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी ब्याज जाएगा। कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जैसे कि इफ इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड इंडिया और टीडीएस आपने नहीं काटा और इंडिया, डिडक्शन इज नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने
मान लेते हैं बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लिया और वहां से घर खरीदा है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का। एनी कमीशन, लेट फीस, कोई भी पेमेंट करते हो, कई बार हम लोन को पेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम पे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाता है, जिसे लेट फीस या फिर कमीशन या पेनल्टी कह दो, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, ना कि पेनल्टी का भी डिडक्शन मिलने वाला है। इसके बाद इफ न्यू लोन टेकन, आपने एक और लोन ले लिया अपने घर को, क्योंकि एक लोन चल रहा था, आपने उस लोन को कंपनसेट करने के लिए या फिर आपने एक और 2 लोन लेके घर बनाए, तो दोनों लोन के इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इन केस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट है। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड न्यू रेजिम 24 भी नहीं अलाउड होगा। ये था टोटल इंटरेस्ट। क्विकली देखिए, अगर आपका ओल्ड रिजिम में हो, मैं ओल्ड रिजिम की बात कर रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 1999 से पहले 30,000, कुछ काम करो, बनवाओ चाहे रिपेयर कराओ। 1999 के बाद रिपेयर के केस में 30,000, बाकी के केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपए। और अगर आपका लेट आउट है तब तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर न्यू रिजिम में जाओगे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, और न्यू और लेट आउट के केस में मैक्सिमम जो लिमिट था वही चलता आएगा। और ये मैक्सिमम जो 2 लाख रुपए है ये टोटल है आपका, एक घर का 2 लाख नहीं है। अगर आपके 5 घर है तो पांचों घर के मिला करके 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन है। कहीं ऐसा नहीं सोच लेना कि भैया एक घर के लिए 2 लाख है, दूसरा घर भी लोन लिया उससे तो उससे भी 2 लाख ले लूंगा, तो नहीं, टोटल मिला के ये कितना है हमारा 2 लाख रुपए है। सर पीजीपीपी में सेल्फ रिवीजन वाली वीडियो कर लेंगे तो इनफ है, एक बार करेंगे, जो डाउट होगा मैंने फिर से बताया उसी तरीके से देखना है। सर कैपिटल गेन का वन शॉट कब आएगा? अगला मैं कैपिटल गेन का ही बनाऊंगा, जो कि 2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन का। लगभग चार्ट बन गए, बस कुछ क्वेश्चंस ऐड करने, क्योंकि इसके अंदर चार्ट क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। आ जाइए अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिसने ये वाले पार्ट को समझ लिया, मान लो उसको हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कैलकुलेशन करना आ गया। तो अभी मोटा मोटा क्या बताया सर, हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे तो आपको पहले एनएवी निकालना पड़ेगा। एनएवी का क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू, जो दोनों में से क्या होगा, हायर होगा, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेट, उसमें से लोअर होगा, उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट के बाद, एक्चुअल रेंट से दोनों में से हायर होगा, वो आएगा जीएबी, माइनस क्या करोगे, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कब माइनस कर सकते हो? जब आपने पेड किया हो तभी होगा, वो भी ऑनर ने, टेनेंट ने किया तो माइनस नहीं करेंगे। उसके बाद क्या माइनस करोगे आप? इंटरेस्ट कब माइनस करोगे? जब आपने, अगर बिफोर और आफ्टर का केस जो अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद डिफरेंट सिचुएशन 23 में। अब घर कई बार ऐसे होता है, हमारे पास कितने सिचुएशन, 1 2 3 4 5 6 सिचुएशन है, जिसमें से पहला सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि भैया हम तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे ही, हम किराए पे नहीं दे रहे, जहां पे एनएवी क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, नॉर्मल मैनर कैलकुलेशन रहेगा। मतलब सर चलिए आइए एक एग्जांपल देखते जाएंगे, और हर एक किसी का एक एक एग्जांपल मैंने बनाया है और मैं करता जाऊंगा और आपको समझ में आता जाएगा। ऐसे सिचुएशन में देखो मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, एमवी आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको एफआर दे रखा है, एसआर दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स 20% दे रखा है, इंटरेस्ट आपको 2.5 लाख रुपए दे रखा है, और प्रॉपर्टी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड दे रखा है। ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों के हिसाब से निकालना है। तो आ जाइए फटाफट से, मैं दोनों के हिसाब से आपको निकाल के दिखा दूं कि कैसे निकलेगा। दोनों के हिसाब से निकाल के दिखा दूं कैसे निकलेगा, ओल्ड रिजिम भी और न्यू रिजिम भी, ठीक है ना। फटाफट से आ जाते हैं, आ जाइए। इसमें ये दिक्कत है थोड़ी सी, चलो अब सबसे पहले आपका मैं यहां पे ओल्ड से निकाल देता हूं, फिर क्या निकाल दूंगा, न्यू से। तो जब ऐसा केस आ जाए, जब प्रॉपर्टी क्या हो जाए भाई, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है मैं किराए पे नहीं दूंगा इस घर में, मैं खुद रहूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में सीधा सीधा आपको एनएवी लिखना है। इन सभी का कोई मतलब नहीं रहता, एनएवी क्या आ गया आपका, 0 आ गया, सीधा सीधा इन सभी का कोई मतलब नहीं होने वाला है। इसके बाद एनएवी, क्योंकि जीएबी भी नहीं लेना, एनएवी, इसमें से आप माइनस करोगे 24A, तो भाई मेरे ये तो 0 ही होगा। फिर माइनस करोगे 24B, ओल्ड में आपको अलाउड है, मैक्सिमम कितना अलाउड है भाई, अभी बताया 2 लाख, और न्यू के अंदर तो अलाउड ही नहीं है। तो ये आ गया आपका IHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, माइनस का 2 लाख आ गया, और यहां पे आ गया 0। ये आ गया हमारा पहले केस का आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलिए सर, यहां तक हर किसी को बात समझ में आए नहीं? सेम ही रहेगा पैटर्न, बिल्कुल। 30,000 क्यों नहीं डिडक्ट किया? अब बच्चे कह रहे हैं सर 30,000, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि लोन कब लिया। तो जब नहीं बताया जाए तो मान लो भाई 1999 के बाद ही लोन लिया,
होगा और रिपेयर के लिए भी नहीं होगा। ये एक अजम्पशन लेके पूरे सवाल को करोगे। न्यू रिज्यूम में तो सर पूरा इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं, नहीं भाई मैंने पूरा नहीं किया, देखो जीरो आपके सामने एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि भैया मैं बिना एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखिए। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी 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 बता दीजिए। अभी तक मैं हर एक 6 सिचुएशन के 6 केसेस करा दूंगा, कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज फिर समझो। चलिए आगे आइए। इसके बाद भाई दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करते हो फुल ईयर मतलब पूरे साल किराए पे रखते हो तो क्या होगा। ये रहा दूसरा एग्जांपल आपके लिए। अगर आप प्रॉपर्टी को क्या करते हो, पूरे साल किस पे रखते हो, किराए पे, तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या होगा। मैं दोनों से ही करके दिखाऊंगा, ओल्ड से भी और न्यू रिज्यूम से भी करके दिखाऊंगा। ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम, और ये चीजें अगर आप समझ गए ना और ध्यान से देख लिया तो मैं गारंटी कह सकता हूं आपको हाउस प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं होगी फिर। बाकी तो कैलकुलेशन है बस। ऊपर जो फॉर्मेट वगैरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनकम फ्रॉम IHP, और नीचे जो लिखते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर, वो सारी चीजें फॉर्मेट का पार्ट है वो। ठीक है, सबसे पहले हम MV लेंगे। सर MV क्या है हमारा, 2 लाख, न्यू में भी 2 लाख। इसके बाद FR भाई, FR कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख भाई। इसमें से हम हायर देख लेंगे, फिर पहले SR ले लेते हैं। SR क्या है हमारा, 260। इसके बाद MT को बाद में देखेंगे, जब कभी भी परसेंटेज में तो हमेशा याद रखना ये MV पे होता है। इंटरेस्ट बाद में देखेंगे। प्रॉपर्टी लेट आउट कहता है तो भाई लेट आउट है, ठीक है। इन दोनों में से देख लेते हैं तो हमें निकल के आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में से हायर 2.5 लाख, इन दोनों में से तो 2.5 लाख रुपए हमारा निकल के आया एक्सपेक्टेड रेंट। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से क्या लिया, हायर, और इन दोनों में से क्या लिया हमने, लोअर, वही बन गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। इसके बाद ARRR भाई, ARRR कितने रुपए बोलता है भैया, 2.5 लाख रुपए। कितने प्रॉपर्टी लेट आउट है, कितने रुपए रेंट है, मंथली रेंट 25,000। तो भाई 25,000 रुपए मंथली है, गुना में कर दो 12। तो आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो मेरा किराया 3 लाख है, सरकार कह रही है 2.5 लाख है, आप बोल रहे हो नहीं 3 लाख है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि भैया हायर पे ही टैक्स देना होता है हमेशा। तो आपका GAV जो निकल के आएगा दैट इज 3 लाख, और यहां भी 3 लाख, माइनस क्या करोगे, MT किस पे निकलेगा आपका, हमेशा निकलेगा म्युनिसिपल वैल्यू पे। 20% क्या हो जाएगा, 40,000, और यहां पे भी 40,000। तो कितने बच गए, 2.6 लाख और 2.6 लाख। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे हम, NAV। इसके बाद माइनस करेंगे 24AA, इसके बाद माइनस करेंगे 24BE। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये किसका है डिडक्शन, इंटरेस्ट का। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो भाई इंटरेस्ट तो हमारा 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख तो कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं बताओ, 2.5 लाख कर सकते हैं नहीं कर सकते, कमेंट में बताओ। प्रॉपर्टी लेट आउट है, मैंने क्या बोला, जब लेट आउट होगा तो लिमिट है ही नहीं, कितना भी होगा सब माइनस कर सकते हो, चाहे ओल्ड रिज्यूम है चाहे न्यू रिज्यूम है। तो मेरे भाई ये 2.5 लाख तो मैं माइनस करूंगा और यहां पे भी करूंगा, बातों को समझना। नहीं आए तो बार बार आप रिवाइज करके एक बार मतलब कि जब रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा तो आप इसको बैक करके देख सकते हो। 30% सीधा डिडक्शन मिलने वाला है सर, 30% 78,000, और यहां पे भी 78,000। आपका इनकम माइनस में पहुंच गया, माइनस और माइनस में 250, तो इनकम आ गया भाई 68,000, और यहां पे भी आ गया 68,000, वो भी नेगेटिव में लॉस आ गया। ये था इसका आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है यहां तक, नो चलिए क्लियर। आ जाइए भाई, तीसरा पॉइंट है व्हेन प्रॉपर्टी लेट आउट ऑन वेकेंट। इसमें बड़े बच्चों का डाउट है, लेट आउट और वेकेंट वाले में बच्चों ने जान खा लिया। एक 10 ईयर में क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था, 4 में ना वहां पे लेस वेकेंट कर रखा है, वेकेंट नहीं होगा वो लेस अनरियलाइज रेंट होगा, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बच्चों ने। तो यहां पे 3 सिचुएशन बन जाता है। वेकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। खाली तभी माना जाता है आपका प्रॉपर्टी जब उसके अंदर कोई नहीं रह रहा हो। तो जब वेकेंट है आपका प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट उस केस के अंदर आपको अलाउड करता है कि भाई जितना टाइम का रेंट मिला है उसी पे आपको टैक्स देना है। लेकिन यहां पे 3 तरीके हो सकता है आपका। हो सकता है कि ये हायर आ जाए, रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट मतलब गवर्नमेंट के रेंट से आपका ये ज्यादा आ जाए। आप बोल रहे हो कि मेरे पास ज्यादा है तो भैया आपका GAV एक्चुअल रेंट बन जाएगा, जो कि क्या होगा हमारा, हायर होगा। लेकिन लोअर हो जाए वैकेंसी के कारण तो उस केस में GAV होगा आपका एक्चुअल रेंट, लोअर वाला हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल भी लूंगा। और अगर एक्सपेक्टेड रेंट हायर ही बन रहा है तो हायर होगा। 3 केसेस होगा। चलिए आ जाइए, इस केस को हम कर लेते हैं फटाफट से, पार्टली वेकेंट वाले को। इसमें बहुत बच्चों का डाउट है, ध्यान से देखिएगा।
और ध्यान से समझिएगा, जो डाउट होगा फटाफट आप मुझे बता दीजिएगा, सर ये डाउट आ रहा है, अभी भी स्टिल डाउट है, तो मैं अभी के अभी इसे सॉल्व कर दूंगा। यहाँ चलिए, ठीक है, मैं दोनों के केस में हर किसी में ओल्ड और न्यू लिख रहा हूं, तो ये ओल्ड और ये, तो चलिए एमवी 2 लाख और 2 लाख, एमवी के बाद भाई एफ आर 2.5 लाख और 2.5 लाख, एफ आर के बाद एस आर 2.6 लाख 2.6 लाख, तो यहां पे आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड ई आर जो कि आ जाएगा हमारा 2.5 लाख और 2.5 लाख। यहां तक तो हर एक बच्चों के बिल्कुल आना चाहिए, है ना। इसके बाद कहता है कि भाई जो मेरा मंथली रेंट है वो 25,000 और मेरा घर 3 महीने के लिए खाली रहेगा, तो मंथली रेंट जो है 25,000 और 3 महीने के लिए खाली रहेगा। तो एक बार ऐसा करोगे आप, जो ARRR है, जो ये एक्सपेक्टेड रेंट है, ध्यान देना, जो एक्सपेक्टेड रेंट है ये हमेशा 12 मंथ का निकलता है, तो कंपैरिजन जब करोगे तो 12 से 12 करोगे ना मंथ का आप, और या फिर 9 से 9 मंथ का करोगे तो ये रूल रहेगा। तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो हमेशा कितने महीने का होगा भाई, 12 मंथ का होगा। और ARRR को भी एक बार आप कहीं 12 मंथ का निकाल के देख लो, तो 25,000 ARRR और इनटू में कितने 12, तो 12 मंथ का बन रहा है 3 लाख। तो हम गवर्नमेंट के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट का रीजनेबल 12 महीने का बनता वो बनता 250 और हमारा रीजनेबल 12 महीने का बनता कितना, 2.5 लाख रुपए। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या करेंगे हम, 25,000 इंटू में 25,000 इंटू में 9 कितने होते हैं, 25,000 इंटू में 9, 25,000 इंटू में 9, तो ये आ जाता है 2,25,000। तो अब इस केस में देखो आप क्या हुआ सर, इस केस में ये वाला रेंट कम आ रहा है, तो यहां पे जो जीएवी आएगा वो जीएवी लिया जाएगा 2,25,000 और 2,25,000, क्योंकि जो लोअर होगा वो लिया जाएगा। यहां पे इस केस में लोअर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा अगर रीजनेबली रेंट हमारा ज्यादा बन रहा है तो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 2,25,000 रुपए आपका जीएवी आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे एमटी आपका अगेन 20% है, दैट इज 40,000 एंड 40,000। मैं 3 एग्जांपल कराऊंगा, तीनों के बाद आप जजमेंट देना सर ये क्या हो रहा है। 185 तीनों के बाद, अभी कोई मैं नहीं सुनूंगा आपका, पहले तीनों जब मैं करा दूं तब आप जजमेंट ले लेना। एनएवी आ गया, एनएवी के बाद माइनस करोगे 24A, दैट इज आपका 30%, तो 30% आएगा आपका 55500 और इसके बाद माइनस करोगे 24B जो कि आपको फुल्ली डिडक्शन हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। तो मैंने जो एग्जांपल बनाए सभी में लॉस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के लिए था, माइनस 2.5 लाख, तो 194,500 का आपका लॉस आ गया, 194,500 का लॉस आ गया। ये ब्रैकेट में डालोगे, यहाँ IHP लिख दोगे, बात खत्म। दूसरा केस देखते हैं सर, पहला केस हो गया, इसको आपने पूरा समझा होशो आवाज में, अब देखते हैं दूसरा केस। अब आप देखना इसके इन सभी केस में ना ओल्ड और न्यू का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं दोनों जगह वही लिख रहा हूं, तो मैं ना एक ही कॉलम क्रिएट कर लेता हूं, ओल्ड का भी यही रहेगा और न्यू का भी यही रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में सिर्फ फर्क पड़ता है और कहीं नहीं। तो भाई एमबी क्या है हमारा, अगेन एमबी हमारा 2 लाख है इस क्वेश्चन में, और हमारा एफआर क्या है सर, एफआर हमारा 2.5 लाख है, और सर एसआर क्या है सर, एसआर 2.6 लाख है। तो ईआर क्या आएगा सर, ईआर आएगा हमारा 2.5 लाख आएगा। सर ARRR क्या है, ARRR की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन 25,000 है, तो पहले हम चेक करेंगे कि भाई 25,000 इंटू में अगर 12 होता तो 3 लाख होता, यानी गवर्नमेंट के रीजनेबल से तो हम ज्यादा होते। तो अब हम ARRR लिखेंगे, ARRR कितना है हमारा 25,000 इंटू में 11। मैं खुद ही कह रहा हूं कि भैया सरकार आपके 2.5 लाख बन रहे हैं और मुझे 25,000 इंटू में 11 मिला, जैसे 275 मुझे रेंट मिला है। तो सरकार ने बोला ठीक है, आपका जीएवी जो होगा अब क्या होगा इस केस में हायर हो जाएगा, तो 275 पे आप टैक्स दे दीजिए, माइनस कर दीजिए आप एमटी क्या आ जाएगा आपका 40,000, और 40,000 माइनस कर देंगे, दैट इज आ जाएगा 2,35,000। फिर माइनस कर दीजिए एनएवी आ गया, एनएवी में से माइनस कर दीजिए 24A, और ये कितना परसेंट होता है 30% होता है, और 30% आ जाएगा 70500, माइनस कर दीजिए 24B क्योंकि लेट आउट है तो पूरे 2.5 लाख रुपए आप माइनस कर पाएंगे, तो माइनस में 250, लॉस आ गया आपका 179,500। न्यू रिज्यूम हो चाहे ओल्ड रिज्यूम, आंसर यही रहने वाला है।
दूसरा केस देखिए, अभी आंसर आप क्वेश्चन मत पूछिएगा, पहले देख लीजिए यहाँ पे। तीसरा केस देखिए, थर्ड केस देखिए। आ जाइए सर, एमवी है दैट इज 3 लाख, एफआर है दैट इज 3.5 लाख और एसआर है हमारा 3.2 लाख, थोड़ा चेंज कर दिया। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट जो बनेगा वो बनेगा हायर 350 320, 3,20,000। अब एक्चुअल रेंट की बात करते हैं, रिसीव एंड रिसीवेबल। कहता है भाई हमारा मंथली रेंट जो है वो है दैट इज 25,000 रुपए। तो एक बार हम चेक करते हैं 25,000 रुपए, तो 25,000 गुणा में 12, तो यानी रीजनेबली 3 लाख होता है। तो सरकार बोलता है भैया रीजनेबल तो 320 था, तुम 3 लाख बोल रहे हो, ये तो चलेगा ही नहीं। 320 था और तुम कितना कह रहे हो 3 लाख, तो ये नहीं चलेगा। तो अब जब ARRR आप निकालोगे 25,000 इंटू में 9, जो कि आएगा हमारा कितने 25,000 इंटू में 9, 2,25,000। तो अब इस सिचुएशन में हम सरकार से रीजनेबल में कम हैं। तो अब हमारा जो GAV निकाला जाएगा, या फिर मैं बात करूं आपका जो GAV होगा, वो GAV क्या होगा, GAV यहां पे माना जाएगा सर 320। GAV क्या माना जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये तो 12 महीने का है, ये 9 महीने का, कंपैरिजन कैसे करोगे। तो यहां पे 3 महीने का आप माइनस कर दोगे रेंट, दैट इज आपका 25,000 इंटू में 3, 75,000 रुपए, और आपको इस पे टैक्स देना होगा 320 माइनस में 75,000 रुपए, तो ये आ गया 2,45,000 रुपए। अब आपका ये एक्चुअल में GAV आएगा 2,45,000 रुपए। ध्यान देना, आप यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, ध्यान से समझ लो आप। मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड रेंट ये था और एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल ये है, और मेरे अकॉर्डिंग रीजनेबली जो था गवर्नमेंट के हिसाब से 320 था, और मेरे अकॉर्डिंग 3 लाख है। तो गवर्नमेंट अगर मैं 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट होता, वेकेंट नहीं होता, तब भी मुझे 320 पे तो देना ही पड़ता। लेकिन क्योंकि मेरा रीजनेबली से गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कम है, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, इसलिए मैं यहां पे अब जो GAV निकालूंगा, GAV जो निकलेगा ऐसे सिचुएशन में आपका एक्सपेक्टेड रेंट और इसमें माइनस कर दोगे जो वेकेंट है वो निकलेगा। तो दैट इज आपका क्या आ गया 3,20,000 और माइनस कर दोगे 75,000, और ये आपका माना जाएगा। कई बुक में ऐसे है और कई बुक में बहुत ये अभी तक कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, तो आप इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। कुछ प्रोफेसर, कुछ लेक्चरर, कुछ लोगों का कहना है कि भाई हम इसको नहीं करेंगे, हम सीधा 320 पे कर देंगे। कई बार आप अलग बुक्स में इंटरनेट पे चेक करोगे तो 320 पे आपको मिलेगा GAV ऐसे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना और ChatGPT जहां भी आप जानना चाहते हो पूछ लेना। कई बार 320 वो आंसर देगा और कई बार 245 आंसर देगा वो। तो आपको इस हिसाब से जो हम एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं उसके हिसाब से फॉलो करेंगे। अब माइनस करेंगे MT, दैट इज आपका 40,000 रुपीज, और 40,000 माइनस करके आ जाएगा 205, और इसके बाद हम माइनस क्या कर देंगे सर 24A, इसके बाद माइनस कर देंगे लेस, ये आ गया NAV, और माइनस करेंगे हम क्या 24A जो कि आएगा हमारा कितने 30%, और इसके बाद माइनस कर देंगे 24B, और हमारा कितना है 2.5 लाख, पूरे 2.5 लाख मिल जाएंगे। क्यों सर पूरे 2.5 लाख मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेट आउट का पोर्शन है। तो ये आ गया 61,500, माइनस कर देते हैं इसमें से, और माइनस 2.5 लाख, तो नेगेटिव आ गया 106,500, ये नेगेटिव आ गया लॉस, ये तो लॉस आ गया। अब 3 केसेस मैंने बता दिया, ये लेट आउट, प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ ईयर, वेकेंट, पार्ट ऑफ ईयर। हाँ एक और केस भी मैंने बना दिया होगा फिर, वेकेंट वाला ये ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर ऐसे ही कर लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू हमारा कितने का है 3 लाख का, फेयर रेंट है हमारा 3.5 लाख का। अब मुझे जवाब देना, स्टैंडर्ड रेंट है वो है हमारा 320 का, 3.2 लाख का। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो आएगा वो आएगा 3.2 लाख का आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रॉपर्टी मंथली रेंट ये है, और वैकेंसी कितने महीने का है 3 महीने का। पीछे जैसा ही हो गया मेरे ख्याल, कॉपी तो नहीं हो गया, ये सेम ही हो गया। तो हाँ ये सेम ही हो गया, चलो। अब लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड, कई 2 बार कॉपी हो गया। व्हेन प्रॉपर्टी लेट आउट पार्ट ऑफ ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ ईयर। अच्छा ये दूसरा केस आ गया, चलो 3 केस हो गया। अब जो मैंने 3 केस कराए एक बार फिर से कंपैरिजन कर लेते हैं हम। 3 केस जो कराए हमने यहां से कराए हैं 3 केस। देखो पहले वाले केस के अंदर हम गवर्नमेंट के रूल से ऊपर थे, तो ऐसे सिचुएशन में आपका एक्सपेक्टेड रेंट और जो हमारा एक्चुअल रेंट है इसमें से हमेशा लोअर वाला जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा आ रहा है तो हायर जाएगा वो,
क्योंकि अगर आपका कम आ रहा है तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, और आप गवर्नमेंट के रूल से भी ज्यादा बोलते हो तो क्या जाएगा, ज्यादा। तो इस वाले सिचुएशन में हमने क्या ले लिया था, लोअर ले लिया था। अगले सिचुएशन में मैं गवर्नमेंट के रूल से रीजनेबली ज्यादा था, लेकिन मेरा जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट था रिसीव एंड रिसीवेबल वो इससे कहीं ज्यादा आ रहा था ना, हाँ, इससे 250 से ज्यादा आ रहा था। तो अब मैंने क्या लिया, हायर। तो आप ये मत कंफ्यूज होना, कई बार लोअर कई बार हायर, आप खुद ही बता रहे हो तो यहां पे ये रहेगा। तीसरा केस क्या हुआ भाई, सर हम गवर्नमेंट के रूल से कम थे, तो अब भैया अब हमारा नहीं चलेगा, जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है वही जीएबी बनेगा, बस उसमें से माइनस कर दोगे 3 महीने 4 महीने 2 महीने जो भी वैकेंसी है वो माइनस कर दोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन तो दोबारा ही आ गया था। अगला केस बनता है जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। जब प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा, सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट। तो यहां पे अगर देखें हम, बस इसके कुछ केसेस आज फिर से मैं एक क्लास लूंगा, अभी मैं यही केसेस करके स्टॉप करने वाला हूं। इसके बाद एक और क्लास लूंगा जहां पे मैं रात में लेके इसको रिकॉर्ड करके पूरा डाल दूंगा। तो जैसे कि एमवी है हमारा, एमवी हमारा 3 लाख है और एफआर जो है हमारा 350 है, ठीक है, और आपका एसआर जो है वो 320 है। तो एक्सपेक्टेड रेंट इस केस में क्या आएगा सर, 320 आ जाएगा। यहां पे कहता है इंटरेस्ट हमारा 2.5 लाख है, लेट आउट दे रखा था, मंथली रेंट 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, मैं 3 महीने के लिए इस मकान में मैं खुद ही रह रहा था। तो 3 महीने खुद रह रहा था, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि हमारा घर जो था वो किराए पे था ही नहीं, ठीक है ना, हमारा घर किराए पे नहीं था। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितना हो गया, 320, और आपका मंथली रेंट जो हो जाएगा, या फिर मैं ऐसा करूंगा ना, फिर इसको और भी 2-3 एग्जांपल होंगे, मैं इस वाले केस से ना इसको रहने दो, मैंने अभी यहां तक करा दिया। इस वाले केस के बाद वाले पॉइंट अभी आ जाते हैं सर। हमने पहला केस कर लिया, दूसरा केस कर लिया, 3 केस कर लिया। अब इसके बाद हमें एक 3 केस ये वाले करने हैं। 3 केस में एक ये वाला कर दूंगा, एक ये वाला, एक ये वाला। इस वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा लेंदी है, ठीक है ना। अभी हमें 41 मिनट हुए क्लास लेते हुए, 41-42 मिनट, आने वाले 1 घंटे में और पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक क्लास है जिस वजह से मैं यहीं तक कर रहा हूं, और आज ही रिकॉर्ड करूंगा मैं 10-11 बजे जो भी टाइम मिले, चाहे मुझे वैसे रिकॉर्ड करके डालना पड़े, आपको कल सुबह तक ये क्लासेस मिल जाएंगी पूरी की पूरी रिवीजन होके और सारा का सारा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। सर म्युनिसिपल टैक्स 40,000 कहाँ क्या आया, 40,000 कहाँ से आया, तो आप सारे क्वेश्चंस में देखोगे 40,000 कहाँ से आया, 20%। तो हमने बताया इसका 20% लिया जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू का 20%। सर एक बार डिफरेंस समझा दीजिए, फिर से डिफरेंस बता देते हैं, डिफरेंस देख लीजिए। आप एक बार ना दोबारा वीडियो देखिएगा, दोबारा मैं लाइव आऊंगा तो आपको मैं ये आपको ध्यान से देख के रिवाइज करके देख के आना है, जिसका डाउट होगा पूछना है, शिवानगी आपको पूछना है दोबारा, ये आपका एक होमवर्क मैंने दे दिया। चलो हाँ अच्छा, एक बार जो आज मैंने बताया दोबारा देखिएगा और उसके बाद फिर आप पूछिएगा मुझे। आज ही मैं जैसे भी क्लास लूंगा लाइव आऊंगा, आप देख के बता दीजिएगा। सर अगर सिर्फ रिवीजन क्लास देख लें तो सैलरी का इनफ होगा, बिल्कुल। अगर रिवीजन क्लास से आपको समझ आता है तो इनफ है। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट की फुल वीडियो देख लीजिए, बाकी फिर आगे बढ़ जाइए। सर कैपिटल गेन चैप्टर का छोड़ सकते हैं, देखो छोड़ने को अगर आप आज से अभी पढ़ना स्टार्ट ही करो, इनकम टैक्स 9 दिन के बाद है, तब तो भैया मैं कहूंगा छोड़ दो। अगर आप शुरू से पढ़ते आए हो, सब रिवाइज हो गया, तो मैं बोलूंगा करके जाओ, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कैपिटल गेन और एचपी में चॉइस आए। लेकिन यहां प्रॉब्लम पता है क्या आ जाता है, जो कैपिटल गेन और एचपी का मैं चॉइस की बात कर रहा हूं, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा आएगा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन 12 नंबर का, 6 नंबर का कैपिटल गेन का थ्योरी, और उसके और में क्या आएगा, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कितने नंबर का, 12 नंबर, कैपिटल गेन का क्वेश्चन 12 नंबर का और 6 नंबर का हाउस प्रॉपर्टी का। तो मतलब थ्योरी में तो आपको वो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहां तक कर लिया था सर, यहां पे हमने 3 केसेस कवर कर लिए थे। जब प्रॉपर्टी हमारा ऑक्यूपाइड होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या रहता है कि नॉर्मल एनएवी आपका 0 आता है, 24A आपको नहीं मिलेगा, 24B आपको मिलेगा अगर ओल्ड रिजिम है, न्यू रिजिम में वो भी नहीं मिलेगा। मैंने इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया, ये रहा, न्यू में नहीं दिया। इसके बाद मैंने कहा पार्ट लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में, तो ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके बाद केसेस था वेकेंट वाला, तो वेकेंट वाला केस मैंने समझाया था। इसके बाद हमारा अगला 4th पार्ट आ जाता है। नाउ दिस इज 4th पार्ट,
जो मैंने कहा था, चलो मुझे लेट हो रहा था तो इस वजह से मैंने कहा था कि मैं एक बार क्योंकि अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी सेमेस्टर 1 वाले बच्चों की। तो देखो, अब आपका रिवीजन तो मैं पूरी गारंटी, जितनी मेहनत मैं करने को तैयार हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे से मेरी जितनी मेहनत आप भी कम से कम उतनी मेहनत आप भी करें मेरे साथ साथ, ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आए। ठीक है ना? मेरा बस एक ही टारगेट है, क्योंकि आपको सिर्फ आपकी टेंशन है और मुझे आप सबकी टेंशन है। तो ज्यादा टेंशन किसको हुई, आपको या मुझे? मुझे हुई ज्यादा टेंशन। तो इस चीज को लेके चल रहा हूँ। सिलेबस पूरा हो चुका है, अब मैं रिवीजन का बार बार सोच रहा हूँ। ठीक है ना? आइए, तो अगर हमारा प्रॉपर्टी लेट आउट और पार्ट ऑफ द ईयर क्या होगा हमारा? सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब है क्या, एक घर है, 6 महीने मैंने किराए पे दे दिया, 6 महीने मैं रह गया। इवन 11 महीने किराए पे दे दिया और 1 महीने मैं रह गया। इवन दो आपका 11.5 महीने किराए पे और 15 दिन भी मैं रह लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में कहा गया कि भैया आपको नॉर्मल मैनर और विच एवर इज आपका हायर होगा। ये जो मैं चार्ट आपको दूंगा और सभी बच्चों को ये चार्ट दूंगा, फ्री स्टडी मटेरियल में भी डाल दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके रख सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका बताऊं, खुद लिख लेना, वो बेटर रहेगा। तो ये होगा फुल ईयर, एक्सपेक्टेड विल बी कैलकुलेट फुल ईयर। तो यानी यहां पे जो होगा ना, विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट हमारा लग के आ जाएगा। आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, हायर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे हमें एमवी गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू। नाउ एमवी इज 3 लाख। ठीक है ना? इसमें ओल्ड और न्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एफआर हमारा 3.5 लाख एंड एसआर स्टैंडर्ड रेंट हमारा 3.2 लाख। और यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा सर? एक्सपेक्टेड रेंट इज 3.2 लाख। हायर और लोअर, ए ट्रिपल आर, ए ट्रिपल आर की हम बात करें तो कहता है कि 25,000 रुपए महीने का हमारा किराया है। ओके सर। और हमारा 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 3 मंथ हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो यहां पे देखा जाए तो 25,000 इंटू में आपका 12, 25,000 इंटू में 9, 25,000 इंटू में 9 दैट इज आपका 2,25,000। ठीक है, इन दोनों में से हायर ही आएगा, दैट इज जीएबी। जीएबी आ गया 320। यहाँ पे कितने महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रही मतलब नहीं है भैया, दोनों में से जो हायर होगा ऑलवेज वही जाएगा। पिछले कॉन्सेप्ट में लोअर भी जाता था, वो वेकेंसी था। यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ऑलवेज हायर जाएगा आपका। आ जाइए, माइनस कर दीजिए एमटी। एक बच्चा पूछ रहा था एमटी, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ भाई, 3 लाख रुपए का 20%। शायद मैंने कुछ पीछे सवालों में गलत ले लिया है, जब भी बच्चे ने मुझे टोका था, जब भी स्टूडेंट ने मुझे टोका था। यहाँ मैंने 40 ले लिया, बट ये 60 होगा। हाँ भाई हाँ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो है ना, कुछ बच्चों ने मुझे टोका था कि सर ये क्या कर रहे हो आप, तो हाँ भाई हाँ, ये 60 होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, पीछे मैं अभी बता रहा हूँ, तो आप इसको भी ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, इस वाले केस में थोड़ा सा अलग हुआ था, तो वो 60 हो जाएगा। आगे की कैलकुलेशन करेक्ट कर लीजिएगा वो। इसके बाद 3 लाख का 20% 60,000 माइनस करेंगे, 3 20 माइनस में 60, तो ये आ जाएगा 260। ये आ गया हमारा NAV। इसमें माइनस करेंगे 24A, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो लो जी 30%, दैट इज 78,000। और फिर माइनस होगा 24B, दैट इज आपका जितना अमाउंट हो, तो अमाउंट दे रखा है 250, तो 250 पूरा माइनस हो जाएगा, न्यू हो चाहे ओल्ड हो, माइनस 250। तो आंसर इज 68,000 का लॉस है। तो इसको ऐसे ही लिखना है, IHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में लॉस लिख देना है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूं इसका कोई एक और केस है। मैंने बना दिया था। चलिए अब ये वाला केस देखिए कैसे होगा। क्या फर्क रहेगा, दोनों को कंपैरिजन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि एग्जाम्पल मैं इस हिसाब से बना दूं
जिसमें आपके जो भी छोटे मोटे क्वेरी होते हैं यहाँ से क्लियर हो जाए। देखो फिर से अगेन यहाँ MV आपका 3 लाख और FR 3.5 लाख। क्वेश्चन इधर है, हालांकि हर बार मैं क्वेश्चन इधर रखता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन इधर हो गया, अब क्या करें, हो गया तो हो गया। SR 3.2 लाख, तो ER दैट इज 3.2 लाख। अब देखो रिवीजन में कुछ बच्चे लास्ट में आते हैं, तो ये स्टैंडर्ड वर्ड है, MV FR लिख सकते हो, एग्जाम में कोशिश करना फुल फॉर्म लिखने की, ठीक है ना। अब इसके बाद ARRR नाउ हेयर इज 1 महीने के लिए खाली था, तो 25,000 इंटू में 11, 25,000 1 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो 275। तो हेयर यहां पे भी मैं एक काम करता हूं, इसको 25,000 की जगह पे मैं इसको काट के 30,000 कर देता हूं, रेंट 30,000 कर दिया, तो 30,000 टू 11 330 अगेन हायर, तो GAV विल बी 330 माइनस में MT अगेन 3 लाख का, तो 60,000, तो 3,30,000 माइनस में 60,000 270, ये आ गया NAV एनुअल वैल्यू माइनस में 24A 30% निकालोगे 81,000 माइनस में 24B दैट इज 250, तो माइनस में आंसर आ गया हमारा 61,000, ये लॉस हो गया, ठीक है लॉस। सर ये लाइव क्लास आप रिवीजन सीरीज में ऐड, बिल्कुल जो भी लाइव क्लास है मैं ऐड करूंगा आपके फोल्डर के अंदर, ठीक है ना, इनफैक्ट कट करके अच्छे से मैनेज करके ऐड करूंगा, तो आप अगर कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, बाकी कोशिश रहेगी कि मैंने अगेन कहा है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और इस बार मार्क्स आपको इनकम टैक्स के अंदर टारगेट लेके चलिए 9 का, कम से कम मिनिमम 9, आपको परसेंटेज बढ़ाने हैं तो 9 का, और उसके लिए जितने ज्यादा से ज्यादा मेहनत और जितना ज्यादा से ज्यादा मुझे बताना हो सकता है, मैं डेफिनेटली आपके साथ हूं और बताऊंगा मैं। सर टिल व्हेन विल बी एडेड इन द फोल्डर, देखो फोल्डर के अंदर अभी रिसेंटली खत्म होने के बाद ऐड हो जाता है, बाकी सुबह 10 बजे जब टीम आती है तो वो सारी चीजें रेंडर वेंडर में करवाता हूं, तो फिर वो ऐड होता है, ठीक है ना। अभी तो देखो 12 तो अभी बज ही जाएंगे मुझे, आगे आ जाइए। सर अगला पार्ट आ गया एरिया के बेसिस पे, भाई साहब एरिया के बेसिस से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है एरिया पे। 3 पार्ट हो चुके हैं हमारे, अगर हम दोबारा से आ जाए इसके ऊपर अपने चार्ट के ऊपर, तो आप ध्यान दीजिए कितने पार्ट हो गए हैं, ये देखिए हमने ये भी कर लिया, 4 पार्ट हो गए, इनफैक्ट में 3, अब 2 पार्ट रह गए, अगर 2 पार्ट आप कर लेते हो तो समझो आपका काम खत्म, एक एरिया। तो इसमें क्या कहता है, जितने भी कंपोनेंट्स है, अब सर ये ईच कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, SR FR MV ये सब कंपोनेंट्स है, इसको डिवाइड कर देंगे किस बेसिस पे, हम एरिया बेसिस पे, और फिर काम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने देखे एग्जाम के अंदर। आ जाइए, ज्यादा पूछे जाते तो क्या हुआ, हम भी जवाब दे देंगे। अब इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर देखो 2 एरिया कर दिया इसने, इसमें कुछ हिस्सा ना सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाता है, तो अब जितना परसेंटेज आपका बांटा जाएगा ना, उसको एक अलग क्वेश्चन मान के करिएगा। देखिए जैसे मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूं, जैसे कि इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड SO मान लेता हूं, इसको लेट आउट ऐसे LO मान लिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है MV FR SR सब कुछ ठीक है, MT भी ठीक है, इंटरेस्ट भी वही रखा मैंने, लेट आउट वही रखा, मंथली रेंट 15,000 रुपए कर दिया मैंने यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ जो पहले दे रखा था वटेवर 15,000। 1/4 कहता है कि 25% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड, ध्यान रखिएगा मैंने कहा 25% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दूसरे शब्दों में, और मैंने कहा कि इसको ऐसे भी बोला जा सकता है 1/4 एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 25% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप ध्यान रखिए MV, तो MV के अंदर अगर 3 लाख है तो 3 लाख का 25% मतलब 1/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड में जाएगा, बाकी लेट आउट में जाएगा। तो इसको रेशियो में बांट दोगे आप 25 और 75 में, 25 और
75 में, और दूसरे शब्दों में 1:3 के रेशियो में बांट दोगे आप। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा 75,000। इसको करोगे भी तो 75,000 और इंटू 3 कर दिया, 225। आपको जैसे रेशियो में बांटना अच्छा लगता है आप बांट सकते हो। इसके बाद आ जाओ हम FR करते हैं। 350 डिवाइड 4, 87,500, 262,500। SR को भी बांट देंगे। 320 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 80,000 और 240। तो यहाँ पे जो ER आएगा, इसका ER तो कुछ नहीं आएगा, इसका ER इन दोनों में से हायर लोअर 240 आ जाएगा। इसके बाद ARRR जब लेंगे हम, तो ARRR इसका तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। उसका 15,000 इंटू में 12, 180। तो इन दोनों में से जो हायर होगा दैट इज ER, तो GAV विल बी, इसका 0 रहेगा, इसका 240 हो जाएगा। समझ रहे हो बात? इसके बाद हम बात करते हैं माइनस MT इसने कहा भाई 20% इसका है, ध्यान देना। तो 20% इसका 60,000 होता है, तो इसको भी बांटा जाएगा। तो 60,000 डिवाइड 4, तो 15,000 इस हिस्से में आएगा, तो इस केस में तो 0 हो जाएगा। बाकी 45,000 इस हिस्से में आएगा, मतलब जो इसका रेशियो है। यहाँ पे तो माइनस ही करना अलाउड नहीं। अब ये आएगा हमारा NAV, दैट इज NAV कितना गया, इसका 0 ही होगा। हम चाहते तो इसको नहीं भी लिखते, सीधा 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पे NAV देखा जाए तो -45,195। अब माइनस करेंगे, लेस करेंगे 24A। अगर 24A बोले तो ये 0, और यहाँ पे 24A देखें, यहाँ पे 24A देखें, 24A 30%, तो ये आ गया 58,500। माइनस करेंगे 24B। अगर आप देखो, अब इसको भी वैसे तो परसेंटेज वाइज बांटना चाहिए, लेकिन आपका 2.5 लाख है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे माइनस कर दो तो ज्यादा टेक्निकली बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ 250 माइनस कर दूंगा। वैसे ये लोन बताया नहीं गया कि किस एरिया के लिए है, तो मैं पूरे को बांटना चाहूं तो बांट सकता हूँ। चलो मैं बांट ही देता हूँ, कई बार आप देखोगे बुक में फिर परेशान हो जाओगे। मैं बांट देता हूँ 2.5 लाख को भी अगर मैं बांट दूं 2 हिस्से में, तो 250 डिवाइडेड बाय 4, इनकम टैक्स वाले नहीं करने देंगे वैसे, ये उनको फायदा नहीं होगा इसमें ना। आ जाइए 195 माइनस में 58,500, 136,500 और 62,500, ये माइनस 195 माइनस में 58,500 माइनस में 187,500, ये गलत हो गया, 51,000 आ रहा है, ये आ रहा है 51,000, ये भी लॉस। तो ये लॉस हो जाएगा हमारा। लेकिन इन केस मान लो न्यू रिज्यूम हुआ, तो न्यू रिज्यूम जब होगा, मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, न्यू रिज्यूम में क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 0 होगा, ये रहेगा, ये लास्ट तक 0 आ जाएगा, बस हमारा नेट लॉस क्या आ जाएगा 51,000। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बताइए इसको, ये समझ में आया है नहीं आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया वाइज वाला क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरिया वाइज। मैं सोच रहा हूँ कड़ी दूं न्यू रिज्यूम का, नहीं तो आप लोग ना गड़बड़ बड़ा करते हो। बस वहां न्यू रिज्यूम कर देंगे। मान लो अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं दैट इज न्यू रिज्यूम के हिसाब से। तो जब न्यू रिज्यूम के हिसाब से करेंगे आप, तो 24 जो बी है हमारा 24B, यहाँ 0 मिलेगा और वहां जो मिला था वही रहेगा, यही आ जाएगा हमारा IHP, दैट इज ये 0 रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आइए अब आ जाते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा घर हो, मोर देन 1 हाउसेस। जब हमारे पास एक से ज्यादा घर हो तब क्या करेंगे? आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना? थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन इस तरफ चला गया, इस तरफ होता तो ज्यादा मजा आता। वैसे चाहूं तो मैं कर सकता हूं इस साइड, फिर वो ऊपर का छुप जाएगा, चलो कोई नहीं। अब जब ऐसा होता है ना, जब आपके पास 2 से ज्यादा घर होता है और सारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर आपके पास 10 घर है लेकिन लेट आउट है तो फर्क नहीं पड़ता, तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो। लेकिन आपके पास 2 से ज्यादा घर है और सारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है,
तो रूल ये कहता है कि भाई आप किसी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और एक घर को डीम टू बी लेट आउट मानना है और उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। तो यहां हमें बनाना पड़ता है कॉम्बिनेशन। जैसे मेरे पास मान लेते हैं H1 H2 H3 है, तो सबसे पहले मैं तीनों को लेट आउट मान के एक तरीके से मैं पहले निकालूंगा, फिर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सिचुएशन ही है इसके अंदर मेन, और है क्या, ये लीजिए H1, मैं तीनों को पहले एक बार ऐसा करूंगा, लेट आउट मान लूंगा, H2 और H3 तीनों को लेट आउट मान लूंगा, ठीक है ना। तो H1 H2 H3 लेट आउट मानूंगा, तीनों को लेट आउट मान रहा हूं। तो सबसे पहले MV 3 लाख, ये ना एक जीरो और है, कम लग गया बनाते टाइम पे क्वेश्चन, 2.5 लाख और 3 लाख। इसके बाद FR 3.5 लाख, 2 लाख, 1.8 लाख। SR 3.2 लाख, 3.1 लाख, 2.85 लाख। अब ER निकालो सबका, क्योंकि आप इसे लेट आउट मान रहे हो, इसमें से हायर, हायर के लोअर, 3.2 लाख। यहाँ पे हायर और लोअर, तो यहाँ आएगा 2.5 लाख। यहाँ पे इन दोनों में से हायर 3 लाख और लोअर 2.85 लाख, ठीक है। इसके बाद हमारा एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं, यही बन जाएगा अब हमारा GAV, क्योंकि सारा का सारा सेल्फ ऑक्यूपाइड था, ये भी सेल्फ, ये भी सेल्फ, ये भी सेल्फ, तो यही GAV बनेगा हमारा 3.2 लाख, 2.5 लाख, 2.85 लाख। माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स इसमें 20% है और बाकी जगह अमाउंट है, तो 20% का मतलब 60,000। बाकी जगह अमाउंट दिया है तो अमाउंट रहेगा 10,000 और 15,000, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मंथली रेंट 15,000 रुपए। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये लाइन होना नहीं चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मंथली रेंट कहाँ से, ये गलत हो गया भाई, इसको हटा देंगे, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए। आइए अब सीधा हमारा जो निकलने वाला है दैट इज हमारा निकलेगा NAV, माइनस करेंगे 360 में तो 260, 240, 15,000 माइनस कर दो 270, ये हो गया। इसके अंदर माइनस करो अब 24A, 24A। सर वैकेंसी को फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आपने, उसमें फाइनल आंसर 2050 आ रहा है, और थर्ड वैकेंसी वाले में ठीक लिया है आपने। अभी मैं बात करता हूँ भावना, एक बार दोबारा हैंड रेज करना। इंटरेस्ट को SO एंड LO में डिवाइड करना है, कर दिया मैंने तमन, वो तो शायद पहले का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनटू में अब देख लो कितने परसेंट निकालूंगा भाई, 30%, 78,000, 240 इंटू में 30%, 72,000। इसके बाद 270 इंटू में 30%, यानी 81,000, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन खींचा नहीं, इसलिए मैं चलो 24A, इसका 24B। अब इसने हर किसी का अलग अलग दिख रखा है, यहाँ पे 2.5 लाख है तो लो भाई 2.5 लाख, यहाँ पे 15,000 है तो लो भाई 15,000, यहाँ पे 180 है तो लो भाई 180, आ जाओ माइनस में 180, तो ये 9,000 आ गया पॉजिटिव। 240 का 30% माइनस में 15,000, ये आ गया 57,000। इसके बाद 260 का 30% इन माइनस में 250, ये लॉस आ गया 68,000 लॉस आ गया। पहले मैं ओल्ड से करूंगा, फिर सेम क्वेश्चन में न्यू से करूंगा, ताकि क्लियर आपको ज्यादा हो जाए। ये डीम टू बी लेट आउट। अब यहाँ देखो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा हमारा,
कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारा H1SO, दो घर को SO मानना है, H2SO और H3LO मानेंगे, ठीक है ना। या एक घर को लेट आउट मानना पड़ेगा, दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड, रूल यही करता है। अगर सर 4 घर होते तो दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड और दो को लेट आउट, अगर 5 घर होते तो दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड और 3 को लेट आउट। अब हमने ये रखा है, तो अब यहाँ पे देखा जाए सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पहले ओल्ड रिजिम की बात कर रहा हूँ, पहले ओल्ड रिजिम में, तो लेकिन इंटरेस्ट का तो बेनिफिट मिलेगा, तो पहले वाले केस के अंदर होगा 2 लाख माइनस। क्यों सर? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर मैक्सिमम 2 लाख है हमारा, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना टोटल मिला के 2 लाख रुपए है टोटल। और डीम टू बी लेट आउट को भी जहां पे आपको ज्यादा डिडक्शन मिला है, मैंने यहां पे एक थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट है, दिमाग से निकल गया। डीम टू बी लेट आउट में ना सबको मिला के 2 लाख होना चाहिए, सबको मिला के 2 लाख। तो मैं मैक्सिमम यहीं पे 2 लाख दे सकता हूं, बाकी ये सब में नहीं दूंगा। आपकी मर्जी है, जहां मर्जी दे दीजिए, मैंने यहां दे दिया। और बाकी सब में नहीं दूंगा, क्योंकि ये डीम टू बी लेट आउट है। एक होता है ओरिजिनल लेट आउट, वहां पे लिमिट नहीं है। डीम टू बी लेट आउट में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख ही रहेगा। तो 260 माइनस में 78,000, ये अमेंडमेंट आया था बीच में, पहले नहीं था ऐसा ये। तो ये 18,000 माइनस, ठीक है। और ये 240 इंटू 30%, 168, 270 और माइनस में 81,000, ये 189, ठीक है। आ जाइए, तो ये जो है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि हमने 2 लाख का लिमिट एग्जॉस्ट कर दिया, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है ना। और टोटल एग्रीगेट बोला हुआ है, और ये माइनस का 18,000, तो अगर टोटल करें तो माइनस 18,000। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 चेक करोगे, H1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, या H1 को मान लो आप लेट आउट, H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, H3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। NMV 25,000 है, मैंने उसे चेंज कर दिया शायद MV को 25,000 को, 1 0 मैंने बढ़ा दिया है यहाँ, ठीक है, 1 0 बढ़ा दिया। आ जाओ, अब आ जाओ, H1 को लेट आउट माना है, तो H1 लेट आउट में क्या जाएगा, माइनस 18,000। यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेश्चन में मैं एक काम करता हूं, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बन नहीं रहा इंटरेस्ट की वजह से। तो मैं इंटरेस्ट वाले पॉइंट को यहाँ से कट कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट वाले पॉइंट को कट कर देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। तो मैं जैसे समझाना चाहता हूँ पहले समझा लूँ, फिर एक इंटरेस्ट वाला भी करा दे। तो ये आ जाएगा हमारा 260 इंटू में 30%, 182, 240, 270, 189, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1, न्यू ओल्ड में सेम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1, H1 लेट आउट मानूंगा, H2 SO मानूंगा, और H3 में SO मानूंगा, ठीक है ना। तो H1 लेट आउट मानते हो तो 182 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 182। ऑप्शन नंबर 2, H1 सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा, H2 लेट आउट मानूंगा, और H3 को फिर से मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा। बदल दिया ना, H1 सेल्फ ऑक्यूपाइड 0 आ जाएगा, H2 लेट आउट है तो कितना आएगा, 168, और प्लस ये 0 आ जाएगा, तो 168। ऑप्शन नंबर 3, H1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, H2 नहीं, H1 को लेट आउट मानेंगे, H1 लेट आउट, H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, H3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, एक मिनट साइड कर दे। हमने इसको लेट आउट मान लिया,
फिर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड भी मान लिया, इसको हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, इसको लेट आउट भी मान लिया। अब लास्ट वाले को लेट आउट मानने वाले हैं हम, क्योंकि लास्ट वाला तक अभी तक सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहाँ भी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे H1 SO प्लस H2 SO और प्लस H3 LO मानेंगे हम, ठीक है ना। तो ये 0 प्लस 0 और प्लस H3 का आ गया 189। तो जहाँ पे सबसे कम टैक्सेबल बनेगा वो ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे मेरे लिए सेकंड ऑप्शन बेस्ट है। और हम टैक्स के पर्पस के लिए क्या करेंगे, पहले घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, दूसरे घर को लेट आउट मानेंगे और तीसरे घर को आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। ये ऑप्शन लिखेंगे और इसको हमें एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर। ऑप्शन एग्जाम में भी करके, हाँ बिल्कुल एग्जाम में दिखाना पड़ेगा मिनिमम ऑल्टरनेटिव, और ये इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल लास्ट ईयर भी आया हुआ है ये, ठीक है। तो अब इसमें इतने सारे केसेस थे, अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे तो आएंगे अभी। देखो इतने सारे केसेस हैं, वैसे तो मैं जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करा रहा हूं, लेकिन इसमें से भी मेरे से पूछो तो देखो ये वाला तो आप करते ही करते हो, टिक मार रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कभी आता है कभी नहीं आता, एरिया वाला ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट, हालांकि 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा, ठीक है ना। चलो साहब अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। पहले तो इंटरेस्ट कितना डिडक्शन मिलेगा हमने वो देखा था, अब देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। फिर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता दूंगा किस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बच्चों को इस पूरे चैप्टर में डिफिकल्ट जो लगता है वो यही लगता है, इसको कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं कहूंगा इस टॉपिक के लिए कि मैं रिवीजन क्लास में ले तो रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छे से समझाया जाए, लेकिन 1-2% बच्चे अगर कहते हैं कि सर मुझे क्लियर नहीं है, तो आप रेगुलर क्लास वाली जाके देखिए, गारंटीड 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें खूब सारे हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं। देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या आ जाता है एक वर्ड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है, मकान बनने से पहले का समय, और एक करंट ईयर होता है, एक क्या होता है हमारा करंट ईयर। तो करंट ईयर का तो इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान है, अगर 10 लाख का लोन 10% है तो आप सीधा निकाल लोगे 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, और ये 24B का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आपको निकालने का थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, टाइम जो आपको उसमें लेना है, कंसीडर बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मतलब जब हाउस कंस्ट्रक्शन होगा उससे पहले, एंड साथ के साथ ईयर इन विच इंटरेस्ट नॉट बेनिफिट टेकन, और वो साल लेना है जिस समय का आपने इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं टेकन किया है, कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली पूरा होना चाहिए। चलिए सर, अब पहले जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा और समझाऊंगा नहीं तो क्लियर नहीं होने वाला, क्लियर नहीं होने वाला। तो मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और इसी में मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब मैं जो जो आपसे पूछूंगा बता देना मुझे कमेंट में फटाफट से। मान लेते हैं आपने लोन जो लिया वो लिया 1/4/2020 में, ठीक है। आपका हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम तब जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी तब कैलकुलेट करोगे जब आपका घर बन के तैयार हो जाएगा, उस साल आप निकालोगे 2021 में, 21 यानी 1/4, या इसको 1/4 के बाद ये 31/3/21 को खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं ये साल 1/4/2021, मैं 21-22 लेके चलूंगा। यहाँ पे घर नहीं बना, इस तरीके से है। फिर आ जाओ 2022, अभी भी घर नहीं बना, अभी चल ही रहा है थोड़ा बहुत। 2023, अभी भी हमारा घर नहीं बना, अभी छत पे काम चल रहा है। 2024 में हमारा घर बनके नाउ रेडी है, घर बनके हमारा रेडी है 2024 में। लेकिन सर कब बना घर, मैं बता दूं, आपका घर बना 1/10/2024 में, 1/10/2024 में घर बनके तैयार हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही 2024 में घर बनेगा तो इस साल का तो आप इनकम टैक्स ITR फाइल करोगे, इस साल का ITR फाइल करोगे।
और जिस साल का आप आईटीआर फाइल करोगे उस साल तो आपने करंट ईयर का इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया होगा। यानी अगर आपका सपोज 10 लाख रुपए का लोन है और 10% का रेट है सपोज करते हैं, तो इस साल तो आप जब करोगे तो 10 लाख इंटू में 10% का मतलब हो गया आपका दैट इज 1 लाख रुपीज का आपका इंटरेस्ट बना, और इसका बेनिफिट आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो ले लोगे। इस साल आप रिटर्न फाइल कर सकते हो क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 कहता है कि अगर आपको घर पे रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करना है उसके लिए आपका ऑनर होना बहुत जरूरी है और घर का होना बहुत जरूरी है। अगर जमीन से किराया आ रहा है तो उसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। तो यहां पे दे चुके हैं। अब यहां पे अगर आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो यहां पे आपको एचपी की इनकम नहीं होगी, तो इस साल भी इंटरेस्ट दिया है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पे भी नहीं मिलेगा, यहां पे भी नहीं मिलेगा, यानी आईटीआर यहां फाइल करने ही नहीं दिया जाएगा। आप बोलोगे सर मेरा रेंटल इनकम है, और आप बोलोगे सर इनकम नहीं आ रहा लेकिन इंटरेस्ट का तो डिडक्शन लेके तो मैं माइनस में चला जाऊंगा ना। 24B क्या कहता है कि आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में यहां घर ही नहीं बना तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको लेने नहीं देगा। तो ऐसे सिचुएशन में सर इस साल का 1 लाख रुपए आपका डूब गया, एक तरीके से 12 महीने यहाँ के पैसे डूबे, 12 महीने यहाँ का बेनिफिट नहीं ले पाए, 12 महीने यहाँ का बेनिफिट लेके नहीं आए, 12 महीने यहाँ के नहीं बेनिफिट लेके पाए। घर भले ही इस दिन कंप्लीट हुआ हो लेकिन जिस साल घर कंप्लीट होगा उससे जस्ट बिफोर फाइनेंशियल ईयर को आप से लेके जब से लोन लिया था तब तक को आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मान लोगे। तो जब घर कंप्लीट हुआ है, ध्यान से सुनना, जब घर कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट आपका प्रीवियस पूरे फाइनेंशियल ईयर को, तो हमारे 4 साल यानी 48 महीने आपका है। तो अब लोन पता कैसे निकालोगे, पीसीपी ये निकालोगे आप 10 लाख इंटू में 10/100 इंटू में 48/12 और इंटू में 1/5 भी करना पड़ेगा। 1/5 क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट 5 सालों में दिया जाता है। इंटरेस्ट का बेनिफिट कितने सालों में दिया जाएगा, 5 साल में। तो 10 लाख डिवाइड इंटू में 10% डिवाइड 12 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 5, तो ये लगभग आ गया हमारा 80,000। ये क्या आ गया, 80,000। तो ये जो इंटरेस्ट 80,000 मैंने निकाला है ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है और करंट ईयर का इंटरेस्ट ये है। तो दोनों मिला के जो भी इंटरेस्ट होता है वो टोटल इंटरेस्ट आपको 24B में दिया जाता है। तो हमारा टोटल 24B की बात करें हम तो हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा 1,80,000 रुपीज का। आ जाइए क्या कहता है पढ़ते हैं। कहता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड टाइम निकालोगे, बेनिफिट मिलेगा आपको कब, इक्वल 5 ईयर के अंदर मिलेगा। पीसीपी कैसे निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट को 5 से डिवाइड कर दोगे और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो भी होगा इसको, अब आंसर क्या होगा आपका, कितने कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, एक तो पीसीपी वाला लोगे और एक करंट ईयर का इंटरेस्ट लोगे, दोनों को ऐड करके आप माइनस करोगे 24B सेक्शन के अंदर। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, आपके सामने है एग्जाम्पल, आप बताना। मैंने वैसे यहां आंसर दे दिया है कि लोन आपने लिया 1/4/2020 को और आपका घर कंप्लीट हुआ 10/5/2023 में। इसका मतलब 23 और 24 पूरा साल आपका जब घर कंप्लीट हुआ तो ये पीसीपी में नहीं आएगा, इससे पहले का ईयर माना जाएगा। यानी 1/4/2020 से 31/3/2023 तक का टाइम ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा क्योंकि लास्ट ही कॉन्सेप्ट चल रहा है एक तरीके से, तो 1-2 एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। सर बताइए, मैंने लोन लिया 1/10/2020 में और हाउस कंप्लीट हुआ दैट इज हमारा 10/12/2023 में। आप मुझे बताइए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का होगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का होगा, बस यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ही निकालना टेंशन है, इंटरेस्ट तो भाई कैलकुलेशन है, वो तो कैलकुलेटर भी है कर लोगे। बताओ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का होगा। एग्जाम्पल, लोन मैंने इस दिन लिया और घर मेरा इस दिन कंप्लीट हुआ, तो मुझे टाइम चाहिए बस। देखते हैं कौन बच्चा बताता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का होगा, जल्दी जल्दी बताइए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का होगा। रितेश का कहना है H2 इज मिनिमम टैक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर दिया था। सर ऑप्शन एग्जाम में भी
करके दिखाना पड़ेगा, हाँ दिखाना पड़ेगा। H2 का MB, ठीक है, सब ठीक कर दिया। अब भाई जल्दी जल्दी बताओ, जो बच्चे लाइव है बताओ। ठीक है सर। देखो हमारा घर कंप्लीट हो गया 2023 में, तो ये साल होगा 1/4/2023 से लेके खत्म होगा 31/3/2024। तो इस साल के बीच में हमारा कहीं घर कंप्लीट हुआ तो इस साल को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इससे जस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे आएंगे, तो वो होगा 31/3/2023। और जिस दिन लोन लिया 1/10/2020, तो यहां से लेके यहां तक जो भी टाइम होगा वो PCP माना जाएगा। तो कितने हो गए, 10वां महीना हो गया, 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6। तो 2020 में 6 महीने, 21 में 12 महीने, 22 में 12 महीने और 23 में 3 महीने हो गए। तो टोटल PCP देखा जाए तो 24, 24 और 3 27, 27, 7, 6, 13, 33 महीने का हो गया है। 33 मंथ। 30 महीने जिसने बताया गलत, 36 महीने भी जिसने बताया गलत। आप चेक करिए, कोई डाउट है तो फटाफट हैंड रेज करिए, मैं अभी आंसर दूंगा आपका। कोई डाउट है तो फटाफट हैंड रेज करिए, मैं अभी आंसर दूंगा आपका। चलिए अभी देते हैं आंसर। देखो मैंने ऐसे काम किया था इसको, चलो इसको दूसरा तरीका से दिखाऊं। बिल्कुल सही, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना उससे मजा आ जाता है, क्योंकि आपको कुछ मतलब कोशिश तो कर रहे हो सीखने का। तो ये मान लो आपका 20-21 है, ऐसे मान लो 20-21 साल होगा ये। तो 20-21 में आपके कितने महीने होंगे? अरे हाँ भाई हाँ, ये गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। देखो मैं गलत हूँ। 20-21, 20-21 में 6 महीने, 21 और 22, 21-22 में 12 महीने, 22 और 23, 22 और 23 में 12 महीने, तो 23 और 24 तो वहां चला गया। तो भाई 30 जिसने दिया, 30 जिसने आंसर दिया उसका बिल्कुल ठीक था, 30 वाले बच्चे का पूरा आंसर ठीक था, 30 वाले का। भावना का भी सही था, आर्यन ने तो 36 दे दिया, तमन्ना का भी ठीक था, 30 वाले का सही था। विनीता आपका 33 वाला गड़बड़ हो गया, 30 वाला आंसर ठीक है। एक और सवाल, चलो एक और सवाल, एक और सवाल। मैंने लोन लिया, मान लो 1/8/2021 में, और जो घर मेरा कंप्लीट हो गया बनके वो हो गया 5 या फिर हाँ 5/8/2023 में। तो आप मुझे PCP बताइए, आप मुझे PCP बताइए, जल्दी बताइए। इसका भी, फिर इसका भी बताइए। चलिए देखते हैं। हमारा देखो 23 और 24 तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, इसमें घर कंप्लीट हो गया तो इसको मानना ही नहीं, इससे पहले के साल मानने हैं। तो 21 और 22 होगा ये वाला साल। तो कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 और 2 8 महीने। और इसके बाद 22 और ये हमारा 23 होगा, दैट इज 12 महीने। जवाब इज 20 मंथ। तमन्ना का सबसे फास्ट जवाब और बिल्कुल सही। कितने महीने होंगे? 20 मंथ। अगर आपने ये निकाल लिया, और अगर मैं लोन कहूं कि मेरा लोन 10 लाख रुपए है एट द रेट 12% पे, तो बताओ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो भाई 10 लाख इंटू में 12%, 12/100 इंटू में आपका 12% के बाद कितने महीने? 20/12 करना होगा इसको, ठीक है ना। और इंटू में लास्ट में 1/5, तो PCP 1 साल का निकलेगा, PCP 1 साल का निकलेगा। तो 1/20 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 20, 2 लाख और डिवाइडेड बाय 5, ये 40,000 पर मंथ का आ जाएगा। एक तो ये, और प्लस करंट ईयर में अगर लोन चल रहा है तो करंट ईयर का भी इंटरेस्ट लोगे। अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में तो मान लो करंट ईयर में चल रहा है तो 1/20 करंट ईयर का हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1,60,000 का हमारा टोटल इंटरेस्ट बनने वाला है। अगर करंट ईयर में लोन रीपे कर दिया है तो जितने टाइम के लिए इस्तेमाल किया है करंट ईयर का उतना ही लोगे। करंट ईयर में अगर लोन ही नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ PCP का लोन का इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो होपफुली आपको ये 2 एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा PCP जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम, हर एक क्वेश्चन, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। आ जाइए सर अगले कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करें हम। 24A थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आ जाता है ये थ्योरी में लगभग।
तो मैं वैसे रिवीजन में तो इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, आलतू फालतू टॉपिक तो करेंगे नहीं, तो सारा ही इंपॉर्टेंट है। और लगभग लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि ये 1.5 घंटे के अंदर चैप्टर हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है एज अ रिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले एरियर ऑफ रेंट, एक होता है एरियर ऑफ रेंट, एक होता है अनरियलाइज रेंट। दोनों को पहले समझते हैं, एरियर ऑफ रेंट क्या होता है, अनरियलाइज रेंट क्या होता है। अब मान लेते हैं कि 2018 से आप एक घर में रह रहे हो और उसका किराया था 5,000, और 2025 के अंदर इस घर का किराया मकान मालिक बोलता है बढ़ा दो भाई 6,000। तो आपने बोला कोई बात नहीं भाई 6,000 दे दें, लेकिन मकान मालिक कहता है कि आप अभी से मत बढ़ाओ, आप बैक डेट से ही बढ़ाओ। आप यानी आप इस मकान का रेंट जो है वो 2020 से बढ़ा के दो, मुझे अभी का नहीं चाहिए। इसका मतलब 2025 में तो मकान मालिक 6,000 रिसीव करेगा ही करेगा, 2020 का 1,000 और देना है मुझे, मैं मान लेता हूं साल का 6,000 है, फिर 2021 का हमें और देना है मुझे 1,000, 2022 का मुझे 1,000 और देना है, 2023 का मुझे 1,000 और देना है, 2024 का मुझे 1,000 और देना है। तो मैं करंट ईयर में ये 6,000 तो दूंगा ही दूंगा, साथ के साथ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ये भी ऐड करके दूंगा मैं। दैट इज कॉल, ये होता है हमारा एरियर ऑफ रेंट। यानी बैक डेट से जो रेंट बढ़ाया जाता है उस सारे रेंट को कैलकुलेट करके दिया जाता है, उसे बोलते हैं एरियर ऑफ रेंट। समझ में आई बात आपको, एरियर ऑफ रेंट क्या होगा। तो अगर आपने मकान मालिक को रेंट ही 2025 में मिला है पिछला, तो वो क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा अपने इनकम में हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन 30% माइनस करने के बाद दूसरे टर्म्स में बोले तो 70% ऐड कर देगा वो अपने इनकम में। कितने परसेंट ऐड कर देगा, 70% अपने इनकम में वो ऐड कर देगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सर अनरियलाइज रेंट। ये काफी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, अनरियलाइज रेंट, पहले इनके सेक्शन अलग अलग हुआ करते थे, बाद में मर्ज कर दिया। अनरियलाइज रेंट का मतलब है आपका घर है और इस घर के अंदर किराएदार रह रहा है और आपने इससे रेंट मांगा और इसने रेंट दिया नहीं और ये भाग गया, घर छोड़कर भाग गया मान लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं कि ये 3 महीने का किराया लेके भाग गया आपका, तो 3 महीने अगर 10,000 किराया है तो जो 30,000 रुपए आपको नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट। लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसे बोल रही है कि भाई अगर ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया अनरियलाइज रेंट तो हर मकान मालिक बोलेगा हमारा किराएदार भाग गया। उस सिचुएशन में इसने बोला तभी मानेंगे आपका ये किराया नहीं मिला, आपका टेनेंट लेके भाग चुका है, जब आप रूल नंबर 4 को सेटिस्फाई कर दोगे। यानी आपने रिकवरी की पूरी कोशिश की है, आपने इसके अगेंस्ट कंप्लेन किए हैं, तो रूल नंबर 4 में जो 4 कंडीशन है और आपने उसके आपके दूसरे प्रॉपर्टी को इसने ऑक्यूपाई भी नहीं कर रखा है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल है तो हम, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है आप सच बोल रहे हो, तो इसको अनरियलाइज रेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जिस टाइम पे आपका अनरियलाइज रेंट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको जो इनकम टैक्स देना है वो सिर्फ 9 मंथ के इनकम पे आपको टैक्स देना होगा। ये बात बताई गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आ जाओ भाई साहब, अगर बात करते हैं हम एरियर ऑफ रेंट तो ऐड हो जाएगा 70%। कैसे ऐड होगा, देखो जीएबी निकालते हो, लेस म्युनिसिपल टैक्स को एमसी लिख दिया, बताओ यार। म्युनिसिपल टैक्स ये क्या आएगा, एनएवी आएगा, एनएवी में से लेस करोगे 24A फिर 24B और फिर लास्ट में 70% एरियर ऑफ रेंट के नाम से ऐड कर दोगे, जो एरियर ऑफ रेंट मिला है ये काम करना होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अनरियलाइज रेंट में 2 पार्ट हो सकते हैं, एक तो अनरियलाइज रेंट हुआ है और एक अनरियलाइज रेंट मिला है, दोनों में अलग बात है। मान लेते हैं इस साल जो मैं पिछली बार बोल रहा था किराएदार मेरे 30,000 नहीं दे रहे, इस साल दे के चला गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका एमवी, एफआर ये सारी चीजें सेम चलेगा, ये 12 महीने का कैलकुलेट होगा। जीएवी जो होगा आपका ये रहेगा और जीएवी में से माइनस हो जाएगा जितने महीने का आपको नहीं मिला। 3 महीने का नहीं मिला तो 3 महीने का माइनस करिए और ये कैलकुलेट हो गया। यानी जीएवी तक आप नॉर्मल 12 महीने के हिसाब से निकालिए, उसके बाद जीएवी में से माइनस कर दीजिए 3 महीने का जो 30,000 नहीं मिल रहा था माइनस करिए और फिर आ जाएगा आपका अनरियलाइज रेंट का ये कॉन्सेप्ट हो गया। जब आपको मिल जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सब कुछ सेम 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 चलेगा। लास्ट में 70% एरियर लिख दिया यहाँ पे, लास्ट में 70% अनरियलाइज रेंट इसमें ऐड हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा, जितना अनरियलाइज रेंट आपको मिल रहा है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा।
तो आपका अनरियलाइज रेंट की दो बातें हो गई, एक नहीं मिल रहा है यानी अभी हुआ है तो उस केस के अंदर आपको माइनस करने दे दिया जाता है जीएबी में से, और एक होता है कि आपको अनरियलाइज रेंट मिल गया पिछले साल का, तो उस सिचुएशन में आप ऐड तो करेंगे लेकिन 70% आप ऐड कर देंगे क्योंकि 30% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा अनरियलाइज रेंट का। तो हाउस प्रॉपर्टी में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट कर लिया। सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट था, सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप, जिसके अंदर हमारे 6 केसेस थे, स्पाउस था, माइनर चाइल्ड था, इंपेरेटिबल स्टेट वगैरह एंड एक्सेट्रा। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे होगा, वो भी ऑनर पेड करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं माइनस कर सकते। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट अगर 1999 से पहले करते हो तो 30,000 ही है आपको मैक्सिमम डिडक्शन, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस के अंदर, और 1999 के बाद करते हो तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए है डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। न्यू रिज्यूम के केस में 1 रुपए भी नहीं है। लेट आउट के केस में 99 के बाद या पहले अनलिमिटेड हमारा मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन की बात करें, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो एनएवी हमेशा नील मानोगे, लेट आउट हुआ तो नॉर्मल मैनर से कैलकुलेट करोगे, अगर आपका वेकेंट हुआ तो देखना पड़ेगा हमें क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद अगर हमारा हुआ यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड तो जो हायर होगा हमेशा वही जीएवी माना जाएगा। इसके बाद अगर 3 घर मिल जाए आपको, 2 से अधिक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे, बाकी को लेट आउट मान के कर लोगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, जिस साल हमारा घर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका होता है उससे जस्ट पिछले वाले हमारे फाइनेंशियल ईयर से लेके जिस दिन लोन लिया था उस दिन को काउंट करते हैं, उसी को बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोला जाता है। इसके बाद आपका 24 और 25A जो कि मैंने कहा, इसके अंदर एक सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 से 26 है कंपोजिट रेंट का, वो मैं थ्योरी कराऊंगा तो उसके अंदर मैं उसको कवर कर लूंगा, थ्योरी के अंदर करवाऊंगा। तो अब एक क्लास तो हो गया सारा प्रोविजन कराना, अब मैं इसके 10 ईयर के कुछ क्वेश्चन 1 घंटे का और क्लास ऐड ऑन कर दूंगा जिसके अंदर फटाफट से मैं सारे 10 ईयर के क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। अब भावना का एक डाउट है कि सर जो वैकेंसी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था उसमें आपने आंसर 1,20,500 आ रहा है, और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें 3,20 जीएवी आ रहा है, तो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसे गलत नहीं होगा। आप वैकेंसी 1,20 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट चेक कर लेते हैं। आप हैंड रेज करके पूछ लो तो भावना ज्यादा बेटर है। वैकेंसी 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 प्रॉपर्टी पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट केस, ये ना, यही है शायद, नहीं ये, हाँ ये फर्स्ट केस में आ रहा है 1,20,500 आ रहा है, उसमें आंसर 1,20,500 आ रहा है। 1,20,500 तो है ही नहीं मुझे कहीं। अब कौन सा बोल रहे हो भावना, मुझे एक बार बता दो। सर 10 ईयर के क्वेश्चन भी करा देना। हाँ बिल्कुल करा देंगे, करा देंगे। अगला पहले मैं कैपिटल गेन रिवाइज कर दूं, बहुत बच्चों का डिमांड है कि सर कैपिटल गेन कराओ, कैपिटल गेन कराओ, कैपिटल गेन कराओ, तो उसको रिवाइज करा देंगे, और उसमें से थ्योरी तो आपका पूरा पक्का करा ही दूंगा मैं। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बता दीजिए जल्दी जल्दी। नहीं तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी पूरा का पूरा हो जाता है ये रिवाइज। अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। भावना अपने डाउट वॉइस नोट में डाल दीजिएगा। सर मैनेजमेंट अकाउंट का भी करा दो, 18 को है। इसके बाद देखो 4 तारीख, आज 1 तारीख है, 4 तारीख तक मैं इनकम टैक्स को दूंगा, उसके बाद अपने हिसाब से धीरे धीरे कराऊंगा। 4 से लेकर 10 तारीख तक मैं मैनेजमेंट का ही कराने वाला हूं सारा, ठीक है? तो गुड नाइट, टेक केयर। अब तो थोड़ी देर बाद गुड मॉर्निंग हो जाएगा वैसे, क्योंकि 12 बजने ही वाले हैं बस। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर हम पूरा रिवाइज करेंगे। कल मैं कैपिटल गेन का एक बार नोट्स बनाऊंगा, और हो सकता है कल नहीं तो परसों पूरा कैपिटल गेन आपका खत्म हो जाएगा। परसों है 3 तारीख, उसके बाद 4 तारीख को पूरा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद 6 दिन आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, और फिर मुझे आपके डाउट भी लेने होते हैं, तो डाउट लेने में मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ठीक है सर? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। मेहनत बहुत अच्छे से करना है, और जिनको नहीं आ रहा ना उनको आप जरूर अपने दोस्तों को भी, जैसे क्या होता है कि कई बार आप जब पढ़ते हो ना तो आप कोई फ्रेंड है उसको, अब फोन पे नहीं, अगर आपका बॉयज है, अगर पीजी में रह रहे हो तो एक साथ मिलके 10 ईयर के क्वेश्चंस लगा लो एचपी के आज रात को, या कल सुबह तक लगा लो। मैं परसों बोल रहा हूँ कराऊंगा, तो एचपी के जो डाउट होंगे वो निकल जाएंगे। गर्ल्स अगर पीजी में रह रहे हैं तो एक साथ मिलके लगा लो, और अदरवाइज आप लगा लो। कॉलेज तो अब बंद ही हो गए हैं शायद मेरे ख्याल, तो आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लो, कंबाइन नहीं तो सेल्फ कर लो। टारगेट ये है कि हाउस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कर लेना है। गुड नाइट, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, जो भी जिस टाइम देखे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में।
भावना कह रहे हैं सर ये लास्ट में 185 माइनस 55 55 55 2 लाख 185, ठीक है 55 55, ये 25,000 नहीं है, 2.5 लाख है शायद, मेरे ख्याल से मैंने माइनस गलत कर दिया क्या। 185 माइनस में 555 00 माइनस में 250, हाँ 1,20,500 है, ये गड़बड़ था, 1,20,500 है ये, ठीक कर लीजिए भाई, 1,20,500 है, मेरे से गलती हो गई, 1,20,500 है, ठीक है चलिए।